कौन है? रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। शुरू हो गई? शुरू है। ठीक है, पॉपुलेशन का डाटा हम लोग देखेंगे। देखो, पहला है पॉपुलेशन कंपोजिशन। क्या है कंपोजिशन? का मतलब है पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब है कितने बूढ़े हैं, किस किस एज ग्रुप के कितने परसेंट लोग हैं। ठीक है, तो कह रहा है 0 से 14 वर्ष कितने कितने 26% लोग हैं इंडिया में। 15 से 24 से कितने हैं? 17%। 25 से 54 है 41%। और 55 से 64 है 7%। और 65 से ऊपर कितना है 6%। यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 0 से 14 तक और कितना हुआ 65 से ऊपर कितना हुआ ये परसेंटेज 26.31 6.74 यानी कितना हुआ 30 तो हुआ ना 32। यानी कि 32% ऐसे लोग हैं जो डिपेंडेंट है ना भाई। देखो 15 से लेके 64 तक का आदमी काम करता है, मानते हो कि नहीं करता? बिल्कुल। तो फिर 15 से 64 वाला आदमी डिपेंडेंट है नहीं, है ना। लेकिन जो 14 है यानी 0 से 14 है और 65 से ऊपर है, ये क्या होगा? ये दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती मतलब आबादी बूढ़ी होती जाएगी, ये 2047-45 आ जाएगा, वैसे जो ये रेशियो ये बढ़ता जाएगा ना, डिपेंडेंट लोग बढ़ते जाएंगे और कौन से लोग कम होते जाएंगे? जो कमा के देने वाले हैं ना, जो इसमें जापान वगैरह की पोजीशन है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं ना। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? 15 से 64 साल की आबादी कितनी है? तो हमारे कितनी 70% 65% है ना। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे क्या है बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग डाटा ये है इसका। इसलिए हम कहाँ पे हैं इस समय? डेमोग्राफिक डिविडेंड में। हिंदी में क्या कहते हैं? जननांगकीय लाभांश। क्या है? लाभांश। इस इस वर्ग का जो आदमी होता है इसकी खूबी होती है, जानते क्या होता है? तो देखो जरा कि ये खर्च भी करता है, इसके शौक भी होते हैं और इसकी जरूरतें भी होती हैं। तो ये क्या है? जो खर्च करेगा, शौक करेगा, जरूरतें करेगा, है क्या ये? रियल में क्या होगा? एक मार्केट होगा कि नहीं होगा? अगर ये मार्केट है तो बड़ी कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र है कि नहीं? यस सर। है ना। यानी वो अपना क्या प्रोडक्ट बेचना चाहती है यहाँ। तो फिर क्या होगा? अगर वो प्रोडक्ट बेचना चाहती हैं तो इंडिया का भगवान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि इंडिया चाहे तो मना कर सकता है प्रोडक्ट बेचने से, चाहे तो मना सकता है ना, सॉवरेन कंट्री है। तो इस समय यस इंडिया सर। का भौकाल है कि नहीं है? भौकाल यस क्यों सर। है? हर जगह जाते हैं डंका क्यों बजता है? उसका रीजन ये है ना। नेहरू जी का इतना बहुत बचता नहीं होगा, उसका रीजन है क्योंकि आज इंडिया पावर में है उनकी मार्केट की वजह से। ये पॉपुलेशन उसका पावरफुल टूल है मार्केट के नजरिए से। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग चीज ये है, जिसे क्या कहते हैं जननांकी लाभांश। ठीक है, अब देखो कि तुमने देख लिया क्या है। इसको तुम बनाना चाहो तो ग्राफ पे बनाऊंगा तुम्हें। ठीक है, अब दूसरा देखो क्या है, रूरल और अर्बन का सीन क्या है। ये जो 100% हमारी पॉपुलेशन है उसमें से 31% कहाँ रहती है? शहरों में। और 68% कहाँ रहती है? गाँव में। ओके, इसको तुम बना सकते हो बाई ग्राफ, कैसे बनाओगे? ओके, ये कि 31% कितना हुआ? 1/3 हुआ ना। ये बनाना हो मुझे 1/3, इसका तो कैसे बनाऊंगा? ये 50 हो गया, ये हो गया। ऐसे बना दो, कोई इशू नहीं। सेंटर में ये कितना हो गया?
तो ये क्या हो गया, तुम्हारा 33% क्या हो गया, 31%। ये अर्बन हो गया, यानी शहरी क्षेत्र है, आबादी शहरी आबादी इतनी है। और क्या है, ये क्या है, ग्रामीण, यानी कि हमारे 2/3 आबादी कहाँ रहती है, गाँव में, है। ये डाटा आ रहा। और हमारी एवरेज एज कितनी है, एक एवरेज एज होती है ना, कि अगर मतलब सारे इसको जोड़ के उसे भाग कर दें तो एवरेज हुआ ना। तो एवरेज एज 28 साल है हमारे, कितनी 28 या 29 साल के करीब बैठ क्या है एवरेज एज। और पुरुष की 27 बैठ रही है, महिला की 28 बैठ रही है, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो वो इतना ही आ जाएगा। तो इसको याद रखना कि पुरुष महिला मत याद रखो, याद रखना कि महिला सॉरी एवरेज एज हमारी 28 साल है, 29 साल, ठीक। क्या हुआ, किसी को क्वेश्चन है कोई? नहीं। ठीक। और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है, 1.1% बढ़ रही है, ठीक है। 2020 का डाटा है। तो ये सब जो डाटा हम यूज कर रहे हैं 2011 का है। जनगणना का लास्ट कब हुई थी, 2011 में। उसके बाद हो ही नहीं पा रही कोविड की वजह से, रुक गई थी, फिर अभी भी नहीं हो पा रही है ना। तो कितना हो, 1.1% क्या है ग्रोथ रेट। ओके, हमने क्या देखा, सबसे पहले जनसंख्या का कंपोजिशन देखा, मिटा रिकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा जनसंख्या का कंपोजिशन। इसमें पाया कि हमारे पास 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे कितने, 26%। ये तो 26%। और 65 से ऊपर कितने, 6%। यानी कि 32% पॉपुलेशन ऐसी जो क्या डिपेंडेंट है। बच्चे भी तो डिपेंडेंट होते हैं ना, ओके। और बाकी हमारी कितनी 66%, 68% आबादी कैसी है, जो 15 से लेकर 64 साल तक की है। और ये क्या है, ये है डेमोग्राफी डिविडेंड। ये क्या है, मार्केट, ठीक है। तो कहीं भी यूज करना होगा हमारे पास। अब एवरेज आबादी कितनी है, एवरेज कितना है हमारे यहाँ का, 28.1 या 29, ठीक है। अब देखो 29 एवरेज है, तो मतलब ये मार्केट के लिए बिल्कुल फिट गाय है कि नहीं है। इसके शौक बहुत ज़्यादा होंगे, इसकी इच्छाएं भी तो बहुत ज़्यादा होंगी ना। तो ये मार्केट के लिए फिट गाय है कि नहीं। तो ये पूरा केंद्र है किसका। यहाँ से थोड़ा एक बता दें, इकोनॉमिक का मॉडल एक होता है, ठीक, जो आजकल मॉडल चलता है, जिसके सारे एफडीआई मॉडल से कहते हैं। देखो उसका साइकिल होता है, क्या साइकिल, देखो ये है बाजार, ठीक। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे चाहती है कि डेवलपमेंट हो, तो देखो गवर्नमेंट को देना है क्या, रोजगार, ठीक। रोजगार देने का उसका तरीका क्या है, तो गवर्नमेंट करती क्या है कि कहती है कि हम रूल क्या करेंगे, स्लो करेंगे, रूल ढीले करेंगे। और तुम आए, कंपनियां आए और भारत में क्या करें, इन्वेस्ट, ठीक है। इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट कैसे करेंगे, कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे ना, प्रोडक्ट में तो इन्वेस्ट होगा, ठीक है। एप्पल आएगी तो क्या करेगी, एप्पल का फोन बनाएगी इंडिया में, है ना, मेक इन इंडिया, है ना, ये तो स्कीम चलाएगी, मेक इन इंडिया। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है इसमें, जो कि एप्पल की कंपनी ने इंडिया में एप्पल का स्टोर लगाया, यहाँ से फोन बन रहा है मान लो, ठीक। अब यहाँ पे मजदूर अमेरिका से तो लेके आएगी नहीं वो, मजदूर कहाँ के लिए इसने, इंडिया से, इंडिया के लिए। अब क्या होगा, मजदूर इंडिया के काम करेंगे तो रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रोजगार मिला, की स्किल डेवलप हुई। और एक टर्म होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सुना है कि नहीं। देखो क्या होगा, अगर कोई मैकेनिक क्या काम करता है तो भले ही वो पढ़ाई ना के ऊपर कार ना जान जाता, नहीं जान जाता, जान जाता है ना। कैसे जानता है, टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी का रिसाव हो जाता है अपने आप, ठीक। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। अब ये आदमी टेक्नोलॉजी सीख गया ना सारी अपने आप ही, ये अपने आप प्रोसेस हुई, उसने कंपनी ने सिखाया नहीं, पर काम करने में सीख जाएगा ये बाद में क्या लेगा, स्टार्टअप ले सकता है, कैसे लेगा, अगर इसको क्या सकता है पैसा दे दे तो
यानी कि हम उसको लोन दे दे तो, है ना। गवर्नमेंट का पॉलिसी यही है कि एफडीआई आए और फिर अपना लगाए अपना सिस्टम यहाँ, उसके बाद इंडिया वाले क्या करें। चाइना ने भी यही मॉडल अपनाया, देखो चाइना ने क्या किया। सैमसंग जैसी फोन्स थे ना, ये चाइना में अपना सेटअप बनाए, वहाँ के लोगों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, बहुत सारे फोन्स थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लोन दिया, उन्होंने फिर अपनी फ़ोन कंपनियां बनाई। तो शुरुआत में तुमने देखा कि चाइना के फ़ोन बहुत ख़राब आते थे ना। बिल्कुल। क्यों? यस सर। क्योंकि वो दौर वो था कि जब वो लोग सीख रहे थे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ, फिर उन्हें पैसा दिया तो स्टार्टअप में पैसा लगाया उन्होंने, तो नए लोग थे। फिर धीरे धीरे वो क्या हो गए, इतने माहिर हो गए कि हमारी पूरी कंपनी छा गई। तो इंडिया भी इसी तरह का ग्रोथ चाहता है। तो खेल क्या है एफडीआई का, एफडीआई आएगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है। रोजगार मिलेगा तो इसके पास पैसा आया पैसा। अब इस यस पैसे सर। से क्या करेगा, और प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, पैसा तो प्रोडक्ट खरीदेगा ना, तो बस पैसा बचाएगा, ठीक। हम्म, प्रोडक्ट खरीदा तो इसके प्रोडक्ट बिक गया कि नहीं बिका, बिक बिल्कुल। गया ना प्रोडक्ट, यानी इसने बनाया, रोजगार दिया, फिर बिक भी गया, और जो पैसा बचा उसने फिर इन्वेस्ट कर दिया ना इसमें। तो साइकिल चलती रहेगी, समझ रहे हैं ना, कि फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर रोजगार जनरेट होगा, फिर पैसा मिलेगा, फिर कंज्यूम होगा, रोजगार जनरेट हो जाएगा, बिल्कुल। ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक। तो इसे इकोनॉमिक साइकिल कहते हैं। ग्रोथ की यही इंजन है, बस चलता रहेगा, इकोनॉमिक पैसा ग्रोथ। बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये कब होगा, जब मार्केट होगी तभी तो होगा ना। कंपनी तुम्हारी शर्तों पे क्यों आएगी, जब तुम कहोगे हमारी मार्केट तुमको ओपन कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम बस हमारे यहाँ आग बना दो आके। टेस्ला के साथ इशू ये हो रहा है, टेस्ला यहाँ आग बनाने को नहीं तैयार है। टेस्ला की गाड़ी सुने हो, ईवी की, इंडिया ईवी पे इतना जो है, पर बिल्कुल। टेस्ला क्यों नहीं आ रहा। तो टेस्ला कह रहा हूँ बिल्कुल। वहां से इम्पोर्टेड करेंगे, और कहता नहीं, मोदी कहता नहीं, ये नहीं मंजूर, तुम यहाँ आके बनाओ, आके हमें पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, फुल सपोर्ट, है ना, पर तुम यहाँ आके बनाओ आके, क्योंकि यहाँ आके बनाओगे तो एक खेल होगा, टेक्नोलॉजी का आंसर वाली। फिर हम भी हीरो हो जाएंगे इस फील्ड में, ठीक है। हम्म, कंपनी में टेक्नोलॉजी तो नहीं देना चाहती ना, तो हमने देख लिया। उसका देखा रूरल अर्बन का पॉपुलेशन कितना है, रूरल कितना है 66% पॉइंट समथिंग, अर्बन कितना है 31 पॉइंट समथिंग, 68 कितना है, 68 31, ये मोटा मोटी बोल सकते हैं, ठीक है। 68 और 31, ये पॉइंट 69 हो गया ना, तो पॉइंट उधर बढ़ा लो, 16 कर लो, तो उधर 84 हो जाएगा। इसको ग्राफ में दिखा सकते हो आराम से। एवरेज एज कितनी है 28, ठीक है। ग्रोथ रेट कितनी है 1.1%। अब देखो माइग्रेशन, देखो क्या होता है, यानी माइग्रेशन देखो दो टाइप का होता है माइग्रेशन। एक तो होता है देश से बाहर माइग्रेट कर जाए आदमी, कि इंडिया से कहाँ चला गया, सऊदी अरब, ठीक। दूसरा माइग्रेशन ये होता है कि देश के अंदर ही माइग्रेशन करे, जैसे उत्तर प्रदेश से कहाँ जाता है आदमी, मुंबई काम करने, माइग्रेट हो रहा है ना। बिहार से कहाँ बिल्कुल। है, बिहार से तो दिल्ली से। कह रहा है कि इंडिया में 450 मिलियन, ठीक है, 450 मिलियन जो माइग्रेंट है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार, वो इंटरनल माइग्रेंट है, जो समझो आंतरिक प्रवासन कर रहे हैं, यानी बिहार से मुंबई जा रहे हैं, मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, इस टाइप का प्रवासन हो रहा है। कितने ये 450 मिलियन, ठीक। उसमें से ब्लू कलर वर्कर 150 क्या है मिलियन, ब्लू कलर, ये बताता हूँ क्या होता है। यानी कि जितने माइग्रेट हो रहे हैं उसमें से कितना हुआ, 1/3 कौन से हैं, टोटल जो माइग्रेशन हो रहा है उसमें से 1/3 कैसा ब्लू कलर लेबर का है। दो तरह के लेबर होते हैं, एक व्हाइट कलर, एक ब्लू कलर। व्हाइट कलर का ये सर्विस सेक्टर में जाता है, इसको बहुत पैसा देना पड़ता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये व्हाइट कलर जॉब्स है, ठीक है। तो जो टोटल माइग्रेशन हो रहा है 450 मिलियन का, ठीक। इंटरनल माइग्रेशन कितना है
450 मिलियन क्या है इंटरनल माइग्रेशन, उसमें से 150 मिलियन क्या है ब्लू कॉलर है, यानी कि जो कुल कहते हैं श्रमिक हम ट्रांसफर कर रहे हैं, एक यहाँ से वहां से यहाँ, ठीक है, क्लियर हुआ, यार समझ में आ रहा है, यानी कि ओके। अब देखो ये हमने देख लिया, अब आता है लिटरेसी रेट पे, बताया था महिलाओं का तो बता ही चुका था, कंट्री का इसमें कितना है 74.04, कंट्री का कितना है 74.04, 75 मान लो, कभी कोई नहीं बढ़ेगा होगा, कंट्री का कितना है 74.04, पुरुष का इसमें से कितना है 82%, 82.14%, महिला का कितना है 65.46%, 2011 की जनगणना है ये, यानी कि 100 पुरुष है उसमें से 82 लोग कैसे साक्षर हैं, और 100 महिलाएं हैं उसमें कितनी 66 ही महिलाएं साक्षर हैं, ठीक है, और एवरेज कितना है 100 लोग उठाओगे तो 75% तुम्हें कैसे मिलेंगे साक्षर मिलेंगे, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि पुरुषों में लिटरेसी रेट क्या है ज़्यादा है, उनको पढ़ाया ज़्यादा जाता है, महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता। कभी भी लिखने को अगर पुरुष और महिला के जो भेद में सबसे पहले पॉइंट जो पास कौन सा है, जम से इसको मारो, क्या है लिटरेसी रेट, ऐसे तुरंत बनाया ग्राफ, तुरंत बनाया तुमने ग्राफ, तो 84% हो गया NSO के अनुसार, ठीक है, क्योंकि NSO का डाटा अभी ताज़ा होगा तो बढ़ गया होगा, है ना, ये 2011 में जनगणना हुई थी, NSO का भी यूज़ कर सकते हो तुम कि 50, 60, 70, 80, 90, 100% है ये, देखो तुमने क्या किया, मेल का बनाया टोटल, मेल फीमेल, मेल का कितना है 84%, यानी यहाँ पे गया, और फीमेल का कितना गया 74%, 65% यहाँ पे गया, एवरेज कितना गया 74% यहाँ पे, बना चाहो बना सकते हो, यानी कि अगर हम उसको यहाँ रखें, सॉरी तुमको अलग अलग तरह से बना तो वहाँ टाइम मिलेगा नहीं तुमको, तुम ऐसा कर सकते हो ना, इसको ऐसे से बना दिया, इसको ऐसे से बना दिया, इसको ऐसे ऐसे बना दिया, इतना तो एक पेन से हो सकता है ना, यानी कि ये लिखा मेल का, लिखा कंट्री का एवरेज, ये लिखा फीमेल का, यहाँ पे लिख दिया 84 पॉइंट समथिंग, यहाँ लिख दिया 66 पॉइंट समथिंग, 70, ये 70 हो गया, ठीक है, ये 74 के करीब हो रहा है, 75 ज़्यादा ही हो गया उससे, ठीक, तो ये कंट्री का कितना एवरेज बना दिया ग्राफ तुमने, है नॉर्मल बात पर अच्छा लग रहा है ना देखने में, बिल्कुल, ये नंबर बढ़ा देगा तुम्हारा एज, ठीक है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है ना, अट्रैक्टिव ही दिखना है, देखो एग्जामिनर को दिखना अच्छा चाहिए, आजकल दुनिया ऐसी है, अच्छे दिख रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू है, तो सोशल मीडिया पे लोग इसलिए ज़्यादा समझ रहा है, तो सोशल मीडिया पे अच्छे दिखना बड़ा आसान होता है, हाँ अच्छा घर दिखाने के लिए घर बनवाना पड़ता है ना, कुछ नहीं, तो सोशल में फोटो डालने के लिए थोड़ा दिखाना पड़ता है, तो किसी के घर के आगे डाल दो, आसान है ना, आसान है, और दूसरे घर के आगे दूसरे घर को बता देंगे मेरा घर तो पीटेगा ना वो, मेरा क्यों ठीक है। सबसे ज़्यादा कितना है लिटरेसी केरला का है, वो दिल्ली को भी पार कर दिया, सबसे ज़्यादा किसका है केरला का, ये तो कॉमन फैक्ट है, सबको पता होगा, 96% करीब, दिल्ली का उसका आंध्र प्रदेश का है, 100 का सर्वे है, ठीक है। सभी राज्यों में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ मेल लिटरेसी रेट कम हो फीमेल का ज़्यादा है, ठीक, सब में है कॉमन, तो हमने देख लिया लिटरेसी रेट, देख लिया कितना है, NSO का सर्वे कहता है कि पुरुष जो है
84% साक्षर हो गए हैं। महिलाएं कितनी है? 70%। और 2011 की जनगणना बताती कितना 74% एवरेज है इंडिया का, महिला 66% है और पुरुष कितना 82%। केरला नंबर 1 पे है, उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद कौन है? आंध्र प्रदेश है। ठीक, ये लिटरेसी रेट में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे क्या है लिटरेसी रेट हमारा क्या हो, पुरुषों का कम हो महिलाओं का ज़्यादा हो। टोटल हमने देख लिया जो माइग्रेशन हो रहा है इंडिया के अंदर वो 450 मिलियन लोगों का हो रहा है। उसमें से 150 मिलियन ऐसे लोग हैं जो ब्लू कलर जॉब वाले हैं। डाटा किसको कहता है? डाटा सेंसस 2001 का। ठीक, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं। ठीक है, टोटल रूरल आबादी कितनी है? 66%, 68%, 9%। और अर्बन आबादी कितनी है? 31%। ठीक है, सेक्स रेशियो देख लो कितना है। ओवरऑल जो 943 दिखा रहे हैं पुराना डाटा है 2011 का। ये लेटेस्ट डाटा हम लोग देख चुके हैं कितना है 1020, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाएं कितनी है? 220 बढ़ गया है। ये इंटरेस्टिंग डाटा है। ठीक है, 2023 में प्रति महिला पे प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाएं कितनी होगी? 220। ठीक, ओवरऑल इतना 40 से 918 पुराना डाटा, इसको तो मत ही देखो। तो ऐसे लिख सकते थे पर इतना ही हल्ला हो गया ना 220 वाला। अच्छा, इस पे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। क्या ये जो दिल्ली है कैपिटल की वजह से दे रखा है या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए? केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए नहीं, उसको नॉर्मल प्रदेश में रखा है उसने। देखो है, अगर कैपिटल में दिया हो तो कैपिटल की वजह से नहीं दिया, सारे प्रदेशों में उसने दिया। हालांकि देना उसको केंद्र शासित में दिया। देखो उसने नहीं दिया, इन्होंने डाटा ऐसा उठाया दिल्ली को दिखाने के लिए कि दिल्ली से भी ज्यादा चल रहा है। तो सोचते हैं दिल्ली बहुत डेवलप है, तो ये समझ रहे ना, मतलब दिल्ली का कोई तुक नहीं बनता ना। जी दिल्ली को उसके साथ रखेंगे चंडीगढ़ के साथ या यूपी के साथ। हाँ, अब देखो फर्टिलिटी का देख लो, TFR जानते हो क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1। बैलेंस डाल दूं मैं? ये आइडियल होता है। ये कितना होता है? आइडियल क्यों होता है ये? क्योंकि मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है, हम 2 हमारे 2, ठीक, तो 2 मरे। जैसे मान लो एक फैमिली है, उसमें 2 लोग हैं, माता पिता और 2 बच्चे उनके। ठीक है, एक माता पिता, इनके 2 बच्चे। अब जब आगे बढ़ेंगे तो ये 2 तो निपट जाएंगे, यानी ये 2 भगवान के पैरे हो जाएंगे, ये 2 बचेंगे। ठीक है, तो इन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया ना, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो 2 पे 2 का मामला चलता रहता है। मोबाइल इसी नंबर कारण क्या है? संसाधन पे जोर नहीं पड़ा, जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं, है ना? समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कितने महीने का डलवाना है? जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं। जा ये रहे हैं। important है कि अगर मान लो ऐसा हो कि 3 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएंगे ना। तो TF तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है ना वो आइडियल क्या होता है? 2.1। 1 क्यों? 0.1 क्यों? क्योंकि यार मान लो किसी के यहाँ कोई एक्सपायर हो जाए एक बच्चा, समझ ना, 2 थे, एक एक्सपायर हो गया तो बैलेंस जाएगा बना ना। रहेगा। तो बैलेंस बनाने के लिए 2.1 रखते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ये इसका क्या डेटा है कि 2019-20 में इंडिया का TFR कितना था? 2, यानी कि 2.1 से भी कम था। समझ गए? यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट से भी कम पे जा रहे हैं। यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, हमारी जनसंख्या कम ही तो होगी ना, धीरे धीरे क्या होगी, डिक्लाइन होगी कि नहीं होगी? होगी। तो TFR 2019 में कितना था? TFR 2 था, होना आइडियल क्या था? कम मुझे तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आइडियल कितना है? 2.1। नहीं, बुरी बात हो जाएगी आने वाले टाइम में तो फिर ये ठीक है, आने वाले समय में तो फिर बुरा हो जाएगा ना। इतना ज्यादा बुरा हो ज्यादा हो जाएगा, जाएगा। बैकअप भी तो है। आने वाले टाइम में दिक्कत हो जाएगी ना फिर। दिक्कत तो हो जाएगी, क्योंकि बैकअप है हमारे पास बहुत। उसको समेटने में भी बहुत समय लगेगा। ठीक है, कहते हैं 2080 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन गिरना चालू होगी। ठीक, 70-80 के बाद।
मतलब ड्रास्टिकली डिक्लाइन होगी, उससे पहले भी कोई खतरा नहीं है। 80 तक बढ़ने वाली है, 80 तक बढ़ने वाली है, 80 करोड़ तक, 1,80,000, 1 करोड़ 80 और 180 करोड़ तक बढ़ने वाली है, उसके बाद डिक्लाइन होगा, ऐसा कुछ है डाटा अभी, आएगा तो बताएंगे। ठीक, ठीक। TFR समझ गए? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। और भी लोग भाई बोलो। ओ है मीटिंग में, है मीटिंग में। बोलते रहो, मंजीत कहेगा हमें अकेले बुलवा रहे। TFR कितना हो गया? 2.1 आइडियल होना चाहिए, हुआ कितना है? 2। ओके, 2। रूरल एरिया में कितना है TFR? 2.1 है रूरल। अर्बन में कितना हो गया? गॉन बिलो, ये लिखा हुआ है कम ही हो गया और कम हो गया। ठीक है, देखो 3 स्टेट को नाम याद रखो। 3 स्टेट कौन से हो गए? बिहार, मणिपुर मणिपुर, मेघालय। और मेघालय। इनको छोड़कर हर जगह TFR कितना है? 2 से कम है। ठीक, 2.1 से कम है। मणिपुर, बिहार और मेघालय, इनका कितना है? 2.1 से ज़्यादा है। बाकी इंडिया में हर जगह क्या हो रहा है? 2.1 से कम ही हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इंडिया में ग्रोथ रेट कम हो रही है। ठीक, कौन सा सर्वे? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ओके, रिलीजियस कंपोजिशन देख लो इंडिया का क्या है। हमने देखा पहले जनसंख्या देखी कि एज वाइज कितनी है, अब रिलीजन वाइज देख लेते हैं। 80% हिंदू है, 14% मुस्लिम है। ये 2001 का डाटा, 11 का डाटा है। क्रिश्चियनिटी 2.1 है, सिखिज्म 1.72 है, बुद्धिज्म 0.72 है और जैनिज्म 0.37 है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिंदुज्म कितना है और इस्लाम कितना है। क्रिश्चियनिटी कितनी? 2% हुई और सिखिज्म 1.72 हो गया, बुद्धिज्म 0.7% हो गया और 0.3 हो गया 7। यानी बुद्धिज्म और जैनिज्म मिला के 1% है टोटल, है ना। सिखिज्म कितना है? 1.72। हिंदुज्म कितना है? 80% के करीब। ये याद रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा है, अभी तो कंपोजिशन बदल गया होगा। यानी कि ये है डाटा हमारा। क्या हुआ? सही कह रहे हैं। तो बदल गया होगा ना। देखो भाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा वर्ल्ड की कितनी है? जीवन एवरेज। प्रत्याशा। इसका मतलब समझ रहे हो कि एक आदमी एवरेज 69 साल जी रहा है वर्ल्ड में। ठीक, चलिए अपने 69 साल का एवरेज है, मतलब कहते हैं मर जाएंगे तो 100 साल जी, 100 साल नहीं जीना है। एवरेज कितना है? 60। कोई टीचर है तो ज़्यादा जी जाता है ना। सॉरी सॉरी, मतलब डिपेंड करता है कौन ने कितना स्ट्रगल कितने झेला जीवन में, तो उससे। लेकिन एवरेज कितना है? 69। ठीक है, वर्ल्ड का कितना है? 72। ठीक, ये याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। 69 एवरेज है, वर्ल्ड का कितना है? 72 है और फीमेल का है 70 और मेल का है 68.2। यानी कि देखो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पुरुषों का 68% है, ठीक है, और महिलाओं का 70 है। 68 पुरुषों का है, महिलाओं का 70 है। यानी कि महिला 70 साल एवरेज जीती है और पुरुष 68 साल ही जीता है। और इंडिया का कितना है? 69 टोटल। ओके, वर्ल्ड का कितना है? 72। बना चाहो इसको भी ग्राफ में बना चाहो बना सकते हो। सर ये मतलब जो फीमेल का हाँ। ज्यादा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, हाँ तो सर इसमें मतलब कुछ फैक्टर क्या हो सकते हैं सर? यार, तो देखो बहुत चीज़ें फैक्टर करती हैं। बीमारियां कम होती हैं, लोड कम होता है, ये भी एक फैक्टर होता है। जो पब्लिक ज़्यादातर अपने जो सोसाइटी है वो पितृसत्तात्मक है, तो पुरुषों का काम क्या होता है? घर के बाहर का काम। ठीक, महिलाओं का काम होता है घरेलू काम। ये ज़्यादातर अपना पैटर्न है सोसाइटी का, तो ये भी एक फैक्टर होता है। दूसरे कुछ नेचुरल फैक्टर होता है, महिलाओं में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। कहते हैं कि पुरुष, एक कहावत है कि जब नेचर 100 महिलाएं बनाती है तो 105 पुरुष बनाती है, क्योंकि पता है 5 मर जाएंगे।
ठीक है ऐसा ये है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर भी हमने क्या किया, देखो हमने वो कम कर दिया लिंगानुपात, मतलब इतना हमने महिलाओं का कहते ना वो किया, तो इसमें ये भी फैक्टर है। तो दूसरा हमने दो फैक्टर देख लिया ना, पहला तो देख लिया कि काम का जो डिवीजन है, क्योंकि जितनी भी और दूसरे एक चीज़ और होता है कि जैसे ऑफिस वर्क है या किस टाइप का कोई वर्क है तो पुरुष से ज़्यादा करेगा, ये एक्सरसाइज नहीं करेगा, घर के काम एक्सरसाइज भी तो ठीक ठाक हो ही जाती है ना। इसके काम में क्या है, इसकी ये जो फैट टाइप की बीमारियां होती हैं, डायबिटीज़ हुआ, हार्ट अटैक हुआ, ये महिलाओं में तुम्हें कम मिलेगा, पुरुषों में ज़्यादा है ना। कभी सुना है कि महिला मानसिक है ना, तो इसका रीजन होता है कि इसका लाइफस्टाइल सही नहीं होता है, समझ रहे ना। तो इसका भी एक फैक्टर हो सकता है, और बाकी नेचुरल भी हो सकता है कि इम्यूनिटी वाला सिस्टम, महिलाओं की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है वो इसलिए होती है। और एक बता रहे थे तुमको, कौन सा हो पहला वाला, कौन सा बताया था? हाँ क्या है फैक्टर्स? तो बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो 69 ईयर एवरेज कितना है इंडिया का एवरेज, सॉरी इंडिया का एवरेज कितना है 69, वर्ल्ड का कितना है 72। 72, ठीक। यानी कि हमें 3 साल ही वर्ल्ड वाले ज़्यादा जीते हैं एवरेज वाले, ठीक। वर्ल्ड का भी एवरेज है, बहुत जगह तो बुरी हालत है, अमेरिका अफ्रीका वगैरह में बहुत बुरी हालत है, ठीक। अफ्रीका में 70 फीमेल का है, पुरुष का 68, ठीक है। समझ गया ना, किसने पूछा था, यस ने कि अहमद ने? यस सर, समझ गया। अहमद समझ गया ना। तो कोविड का जो इम्पैक्ट है महिला, देखो ये क्या हुआ लाइफ जीवन प्रत्याशा पे। इंडिया का जो एवरेज था वो 69 था 2019 में, जो 2 पॉइंट गिर के यानी 67 पहुंच गया, ठीक, कोविड में, ठीक है, ओके। ठीक फॉर मैन, 69 फॉर वुमेन, विच कम 69। हाँ, वुमेन का 3 पॉइंट गिरा है, तो लगभग एवरेज 2% गिरा हुआ। देखो महिला, पुरुष का था 69% था और महिला का 69.5 था, महिला का कितना था 72 ईयर था, ये गिर के पुरुष का हो गया 67 और महिला का कितना हो गया 69.8। वही लगभग 2% क्या हुआ, 2 वर्ष क्या हुआ, एज कम हो गया। किसकी वजह से? कोविड की वजह से, ठीक। कोविड में तो लग रहा था आदमी मर जाएगा, है ना। जब सेकेंड वेव आई थी तो खतरा मुझे लग रहा था ना, लेकिन ऐसा भयावह खतरा लग रहा था, ठीक है। तो टीचर्स तो वहाँ काफी जो है क्लियर होगा, समझ में आ गया। एवरेज कितनी है 69, वर्ल्ड की कितनी 72, और सब डाटा उठाएंगे कहाँ से 2011 से, ठीक। कोविड का देख लें, कोविड का इम्पैक्ट 2019 में कितना, 2019 में पुरुष की कितनी थी 69, महिला की कितनी थी 72, वो घट के कितनी होगी 67, इसकी कितनी होगी 69.8। ओके, डाटा याद हो गया ना सर। ये जो मेल का जो एक्सपेक्टेंसी जो है दे रखा है इन्होंने एज, तो इसको सर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 68 ही नहीं रहेगा सर? देखो राउंड ऑफ, देखो एक बात समझो, 68.2 ऐसे तुम्हारा, तुम किसकी बात करो 69.5 की ना? नहीं सर, इसकी बात कर रहा हूँ, जो मेल का 68.2 जो है। हाँ, तो क्या तुम राउंड अप कितने का लेना चाहते हो? इसको 69 लेना चाहते हो? 68 तो रहेगा। नहीं सर, नहीं, आप कह रहे हैं ना 69, तो इसको 68 अगर लेते तो देखो सुनो देखो इतना पॉइंटों में डाटा पे तुम 68 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये यहाँ पे एवरेज दिखाया था, मैं यहाँ पे बता रहा था। सुनो, इंडिया का एवरेज कितना हुआ 69, ओके। पुरुष का कितना हुआ 68, महिला का कितना हुआ 70, ये ठीक। वर्ल्ड का कितना हुआ 72। कोविड में क्या हुआ, अब देखो ये डाटा होगा 2011 का, ठीक है। ये कोविड वाला तब तक कुछ एज बढ़ गई होगी ना, कोविड में निकाले होंगे, तो कोविड में पहुंच गया था 69.5 ये वाला, ठीक। ये वाला पहुंच गया था 72, ठीक है। और जब कोविड आया तो ये 2% ये कम हो गया, 2% ये कम हो गया, तो ये कितना होगा 67.5, और ये कितना होगा 69.8, ठीक। ये डाटा ले रहे हैं हम 2011 से, इसकी वजह से तुम्हें डिफरेंस दिख रहा होगा, है ना। कोई लिखो, इसमें कोई बहुत इशू नहीं है। इशू ये है कि हमारा वर्ड से कितना कम है, 3% कम है।
कहीं चिपने को आ जाए चिप देना। बस डेटा की खूबी ये होती है कि किसी को नहीं पता होता है। इतना स्पेसिफिक डाटा हम जब लिखते हैं ना तो हर आदमी डाउट में होता है, या तो बिल्कुल उसके साथ छपा मिल जाए उसको। जब तुम एक बात समझो कि जो आंसर चेक करा उसकी भी तो सीमाएं हैं, है ना? बिल्कुल। तो अब ये है 69 है, अब तुम लिख दो कि भारत 77 पहुंच गया, अब समस्या है। ठीक समझ रहे? या तुमने कहते भारत की एवरेज है 60 है, अब समस्या है। क्योंकि अब उसे लगेगा कि उसके दिमाग में लगेगा ये तो क्लिक नहीं कर रहा। जीपीटी में क्या होता है, पीटी में होता है ये तो नहीं होगा ना। पीटी में क्वेश्चन आता है तो सामने तो क्या होता है, ये तो पता है सही है, ये तो यार ये नहीं होगा, ये डाटा ठीक नहीं है, उसे पता नहीं क्या है पर अगर ये ठीक नहीं है, अगर तुमने करीब रखा तो उससे कोई इशू नहीं है कि हाँ थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, सवाल है कि हम डेटा का यूज करेंगे अपने आर्गुमेंट को तो कहते सब्सटेंशिएट करने के लिए। तो हमारा आर्गुमेंट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होगा, बस उसको एग्जांपल सब्सटेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इतना माइन्यूट मत जाओ उसमें, कोई इशू नहीं है। 68 कर लो इसको। ठीक है, हमने देखा पहले माइग्रेशन, कौन सा माइग्रेशन था इंटरनल, कितना था 450 मिलियन। 150 मिलियन उसमें कौन सा था, ब्लू कलर लेबर वाला। ठीक है, अब देखो जरा डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब माइग्रेशन कहाँ, बाहर है। ये सब बात माइग्रेशन कहाँ, बाहर। दुनिया में सबसे ज्यादा बाहर घूमने मतलब बाहर काम करने वाले लोग कौन से किसके हैं, किस देश के हैं अपने, इंडिया के भारतीय। यानी कि 18 मिलियन लोग हमारे कहाँ हैं, बाहर पड़े हुए जो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन सी रिपोर्ट करती है, यूएन रिपोर्ट करती है 2020 की। यूएन रिपोर्ट 2020 की क्या कहती है कि 18 मिलियन लोग हमारे कहाँ हैं, बाहर पड़े हुए हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कहाँ है, यूएई में, उसके बाद कहाँ है, यूएस में, उसके बाद कहाँ, सऊदी में। यूएई, यूएस और सऊदी आर मोस्ट लार्जेस्ट माइग्रेशन। सबसे ज्यादा कहाँ है, यूएई में, उसके बाद कहाँ है, यूएस में, तीसरा कहाँ है, सऊदी अरब में। ठीक है, और सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला भी इंडिया है, कि वहां से हम लोग पैसा भेजते हैं डॉलर में, उसे रेमिटेंस कहते हैं। ज्यादा रेमिटेंस भी कितना है, हाँ, अमेरिका। $87 बिलियन। ठीक, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है, रेमिटेंस रिपोर्ट कहती है। तो कौन सी दो रिपोर्ट है, यूएन रिपोर्ट है तो कहती है कि इंडिया में 18 बिलियन क्या लोग हैं, बाहर प्रवासन कर रहे हैं। ठीक, यूएन रिपोर्ट कहती है कि 18 मिलियन लोग बाहर प्रवासन कर रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कौन सी, रेमिटेंस रिपोर्ट, कि दुनिया में तो भारत सबसे ज्यादा क्या करता है, रेमिटेंस भी जनरेट करता है, कितना, $87 बिलियन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये पॉपुलेशन का स्टैटिक्स हो गया। ठीक, कितना पॉपुलेशन का स्टैटिक्स है तो बस क्या क्या हमने देखा, इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे हमने देखा जनसंख्या का कंपोजिशन क्या है। ठीक, कंपोजिशन हमने देखा कि 1/3 आबादी ऐसी है जो क्या है, डिपेंडेंट है। उसमें से 0 से 14 तक के बच्चे एक कहाँ है, 26% करीब है, वो जर्द कितने हैं, 6% करीब है। ये आबादी थी कौन, डिपेंडेंट आबादी। और एक कौन सी थी, इंडिपेंडेंट आबादी, जो क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन। ये कितना है, 66%। 2/3 भाग जिस देश का क्या है, कार्यशील है, वर्किंग एज, वो खुद पैसे कमा सकता है। ठीक, ये मैं देखा कंपोजिशन। उसका रूरल का देखा, रूरल कितना, 31.6। अर्बन, सॉरी अर्बन कितना, 31.1 है ना, मुझे लग रहा है 31.1। 31.1 अर्बन। ये कितना है, 69 पॉइंट समथिंग है। ठीक, 68.84। 60.10। ठीक, 31.1 और 68.8, ये कॉम्बिनेशन क्या है, डेरियो अर्बन खान और तो यार रूरल का। दूसरा उन्होंने कॉम्बिनेशन ये किया। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि एवरेज एज इंडिया की कितनी है, 29 या 30 साल, 29 साल। ठीक है, तो बाद में 30 हो जाएगी, 1 साल और बढ़ जाएगी, लेकिन 29 कितना लिखा, 29। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी, 1.1%। ठीक है, प्लस माइग्रेशन देखा 450 मिलियन माइग्रेशन इंटरनल है, 150 मिलियन माइग्रेशन कैसा है, ब्लू कलर जॉब वाला है। ठीक, एक कैसा 2011 का जनगणना बताना है, अब तो और बढ़ गया होगा। ठीक है, लिटरेसी रेट हमने देख लिया इंडिया का कितना है,
74% इंडिया का लिटरेसी रेट है, 82% किसका है, पुरुष का है, और 65% किसका है, महिला का है। 74, 82, 85, ठीक, 74, 82, 85 याद रखना है। थोड़ा डाटा हो रहा है हार्ड, लेकिन ये याद करना पड़ेगा। तो इंडिया का है ना, इतना तो पता नहीं कि बिल्कुल। भारत साक्षर कितना है, तो 74% साक्षर है, ठीक। 2011 की आपको और भी हो गया, 2011 की जनगणना है, तब तो हो जानी चाहिए थी, पर हुई नहीं, तो क्या करा जा सकता है, ठीक। ये एनएसओ का नया डाटा है, ये कहता है 84% इंडिया का पुरुष का है, और महिला का कितना है, 70% महिला का पहुंच गया। ये एनएसओ का नया डाटा है, तुम जो चाहो यूज करना चाहिए यूज कर सकते हो। एक डाटा क्या होगा एनएसओ का, क्या कहता है कि पुरुष कितना है, 84%, महिला कितनी है, 70%। और एक 2001 का डाटा है, सॉरी, वो कहता है 82% जो है पुरुष, 65% महिलाएं, और एवरेज कितना है, 74%। केरला नंबर 1 पे है, उसके बाद दिल्ली की भी ज़्यादा, दिल्ली से भी ज़्यादा केरला का है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, ठीक है। एनएसओ का सर्वे बताता है। और पुरुष ही हमेशा ज़्यादा साक्षर है महिलाओं की वजह किसी भी देश से, ठीक। उसके बाद सेक्स रेशियो हमने देख लिया, उसमें 10-20 है 2023 में, कि 1000 पुरुषों पे 10-20 महिलाएं हैं, 1020 महिलाएं हैं, ठीक। फर्टिलिटी रेट हमने देखा है, कौन सा, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5, उसमें देखा हमने कि इंडिया का जो TFR है वो कितना है, 2 है। रूरल एरिया का अभी भी 2.1 ही है, और आइडियल कितना होता है, 2.1, 2.1। ठीक। क्लियर, समझ गया ना। बिहार, मणिपुर और मेघालय, बिहार, मणिपुर और मेघालय, इनको छोड़ के बाकी सब 2.1 से कम ही हो रहा है, ठीक है। ओके, रिलीजियस कंपोजिशन में पता है कि 80% हिंदू है, 14% मुस्लिम है, 2011 और बाकी सबको इतना मत याद करो, ज़्यादा हो जाएगा। बुद्धिज्म जैनिज्म मिला के 1% है टोटल, ठीक। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने देख ली, जीवन प्रत्याशा देख ली मैंने, कितनी थी, देख ली 2011 की जनगणना से कितनी है, 69 ईयर है, वर्ल्ड की कितनी है, 72, ठीक। पुरुषों की कितनी 70 है, महिलाओं की कितनी है, 70, नहीं सॉरी, पुरुषों की कम है इसमें, यहाँ उल्टा है मामला। एवरेज कितनी है, 69, 68 पुरुषों की, महिलाओं की 70, ठीक। कोविड के कारण क्या हुआ, 2% सबकी कम हो गई, बस इतना याद रखना, कितनी होगी मत याद रखना, क्या करना। कोविड के कारण क्या हुआ, 2% TFR जीवन प्रत्याशा घट गई, इतना याद रखना, 2%, ठीक। कोविड का इम्पैक्ट पूछा जाएगा, उसका डायस्पोरा हमने देख लिया, कितना डायस्पोरा है, 18 मिलियन डायस्पोरा है, किसने कहा, यूनियन रिपोर्ट में। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, सबसे ज़्यादा इंडिया रेमिटेंस जनरेट करता है, ठीक। सबसे ज़्यादा डायस्पोरा कहाँ है, UAE में है, फिर कहाँ है, US में है, फिर सऊदी अरेबिया में, ठीक है। तो इतना हो गया हम लोगों का काम, याद हो गया डाटा, याद है ना, दिमाग में आएगा। देखो एक बात समझो, रिवाइज करते रहोगे तो इस पर पकड़ बनी रहेगी तुम्हारी, और ये तुम्हें इतना काम आएगा, इसकी तुम्हें सीमा नहीं पता है, कहीं भी तुम खुद को वीक नहीं पाओगे। तुम्हारे दिमाग में आर्गुमेंट आया तो तुम्हें चिपका दिया डाटा, तुम वीक नहीं हो। डेटा याद करना कठिन काम है भाई, देखो सीधी बात है, ये आसान काम नहीं, आसान होता सब करवा रहे हो, बूढ़े टीचर तो बिल्कुल नहीं करवाते हैं, वो तो बच्चे हैं, वो तो बचते हैं, और उनसे कहोगे तो कहेगा हाँ डाटा जरूरी है, फैक्ट से बचते हैं, ज्ञान देना आसान है ना, अनुभव भी होता है, फिर वो डाटा से बचते हैं। अमित सर